नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली आईएएस में। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आपका हमारा नेक्स्ट लेसन इन रिपोर्ट एंड इंडाइसेस। ये जैसे एक राउंड अप सीरीज है यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इससे कंटेंट जो है आपका डायरेक्टली इस्तेमाल हो सकता है। आप इसके कंटेंट जो है डायरेक्टली फोल्डर पॉइंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली मेंस के जीएस आंसर्स में लिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो आज के क्लास का समराइज व्यू हम देखने वाले हैं दैट कौन कौन से रिपोर्ट्स या इंडाइसेस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेजर ये 4 इंडाइसेस है दोस्तों, आज हम लोग इन चारों पे फोकस करेंगे। पहला रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा रहेगा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, तीसरा रहेगा ह्यूमन कैपिटल स्कोर। जी हाँ, आपने शायद पहली बार सुन रहे हो बहुत जने, है ना। और चौथा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आज है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है? तो वो ऑर्गेनाइजेशन होगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा ये निकाला जाता है। और ये एक टूल है, बेसिकली एक टूल है जिससे कोई भी देश का जो है ना ओवरऑल अचीवमेंट का मापदंड है ये बेसिकली, ठीक है। किस सेक्टर में? सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन में कोई भी देश क्या कितना अचीव कर रहा है, ठीक है, उसका मापदंड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑलराइट, 4 इंडिकेटर्स होते हैं इसके। वो क्या क्या है? पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ हेल्थ, ठीक है, दैट हेल्थ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। स्कूलिंग, दैट इज एक बच्चा कितना साल तक स्कूलिंग करता है। देन मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडुकेशन, है ना, स्कूलिंग, और ये लेकिन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्कूलिंग फॉर एडुकेशन, है ना। चौथा है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब ये चारों जो इंडिकेटर्स है, इन इंडिकेटर्स के आधार पर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मापदंड किया जाता है। अगेन यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये कैरी आउट किया जाता है। और लेटेस्ट अगर जो रैंक देखें ना, उसमें इंडिया 129th रैंक में थी। पिछले रैंक था इंडिया का 130, तो इस बार एक रैंक जंप हुआ है अमंग कितने कंट्रीज? 189 कंट्रीज। नाउ अगर वैल्यू देखिएगा तो यहां पे 0 to 1 वैल्यू का डिफरेंट कंट्रीज को असाइन किया जाता है। 0 सबसे लीस्ट और 1 सबसे बेस्ट। उसमें इंडिया का अगर वैल्यू देखिएगा तो ये है 0.640, ठीक है। इसका मतलब ये होता है दैट इंडिया वैसे कंट्रीज में अपना नाम शुमार करती है जो क्या मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज में लाई करते हैं, ठीक है। वहीं अगर थोड़ा हम लोग अगर बैक चले जाए तो 2016 को इंडिया का रैंकिंग पता है कितना था? 131 रैंकिंग। तो धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं इंप्रूव करते हुए दिख रहे हैं। और तब जो है हमारा पॉइंटर्स था 0.624। बिटवीन 1990 और 2019 इस फेज के बीच में अगर देख लीजिएगा तो इंडिया ने जो है अपने एसडीआई वैल्यू में इंक्रीज लाया है बाई 50%। जी हाँ, हमारा जो ये पॉइंटर वैल्यू था ना, ये रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा कम था, बट क्योंकि गवर्नमेंट्स ने, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की और ये इंश्योर की दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंकिंग जो है हम आगे से आगे कर सके। इनफैक्ट अगर कुछ कुछ देश का ले लीजिए, जैसे बांग्लादेश है ना, यहाँ पर पाकिस्तान है, तो बांग्लादेश का 135 रैंकिंग है, वहीं पर पाकिस्तान हमसे पीछे है। बट कौन कौन से कंट्रीज हमसे लीड में है भैया? ये नॉर्वे कंट्री, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ज्यादातर जो है नॉर्वेगियन कंट्रीज तो हमसे आगे ही रहते हैं, आयरलैंड, जर्मनी, है ना। मोरओवर इनका ओवरऑल जीडीपी भी काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ओईसीडी ग्रुप में भी आते हैं ये सब, तो इसलिए रिस्पेक्टिवली काफी अच्छा रैंकिंग इनका ज्यादा रिस्पेक्टिवली होता है। बट एनीवेज हम लोग होप को लूज नहीं करना चाहिए। हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स नो डाउट बहुत ज्यादा मेहनत करेगी, और आप भी जब फ्यूचर में कभी एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे देन यू विल ऑल्सो बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, राइट। ओके, कुछ कुछ कंट्रीज वैसे भी है जो हाईएस्ट स्कोर तो हम लोगों ने देख लिया, बट लोएस्ट स्कोर वाले जैसे कंट्रीज है वो कौन कौन से अलाई करते हैं? निगर, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, चड, बुरुंडी जैसे कंट्रीज जो है ये लोअर रैंकिंग में लाई करते हैं। अब इसमें भी है एक इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या शो करता है? ये शो करता है परसेंटेज लॉस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किस लिए? ड्यू टू इनइक्वालिटीज। बहुत सारे देश में होता है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती है। तो ये इनइक्वालिटीज क्योंकि उस देश में प्रिवेल कर रही है, तो इसके कारण
मतलब इनइक्वालिटीज के कारण ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहां पे क्या है, तो उसमें भी अगर देखिएगा तो इंडिया का पोजीशन लेकिन ड्रॉप हुआ है। मतलब हमारा देश में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी या तो बढ़ रही है, या तो दूसरे देश जो है हमसे 129 देश जो हमसे आगे हैं वहां पर इनइक्वालिटी वो लोग घटा रहे हैं हमसे ज्यादातर रेट से। ठीक है, यही दो ही ना क्लॉज हो सकता है। तो ओवरऑल अगर इंडिया का पोजीशन है इसमें गिरा है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब अगर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में देखते हैं तो इंडिया जो है अमंग 162 कंट्रीज 122nd रैंक में लाई करता है। वैसे अगर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में अगर देखिएगा हमारे नेबरिंग कंट्रीज बहुत हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चाइना तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, बट श्रीलंका का भी देखिए भैया बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखना 86 रैंकिंग है। भूटान का देखो हमसे बहुत अच्छा है। म्यांमार भी हमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हमें हमारे पॉलिसी मेकर्स को इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारी चीजें हाईलाइट की गई है, जैसे साउथ एशिया जो है ना ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेस। ठीक है, फॉलोड बाय ईस्ट एशिया। मतलब एशिया का जो है ईस्टर्न साइड में कौन कौन से कंट्रीज है आपका, जाके साउथ कोरिया ले लो, चाइना ले लो, जापान। ठीक है, ये सब तो ईस्टर्न एशिया में आती है। बट वहीं पर सदर्न एशिया में कौन कौन सी है आपका, जाके ये पूरा जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया ना ये पूरा मिला के सदर्न एशिया यूजुअली हम लोग टर्म करते हैं। तो उसमें तो आपको पता ही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एशियन के सारे कंट्रीज। तो ओवरऑल यही आपका क्या है दैट साउथ एशिया जो है ना, जिसमें प्रिडोमिनेंटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज आते हैं, वो तो फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है हमारे इस दुनिया का। और इसके बाद जो है ईस्ट एशिया फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है हमारा इंडो पैसिफिक रीजन में। The world is not on track to achieve gender equality basically, क्योंकि वर्ल्ड में जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रही है। इसलिए कहा गया है दैट 2030 तक तो भैया बिल्कुल छोड़ ही दो सपना दैट ये जेंडर इनइक्वालिटी हट सकती है या फिर जेंडर इक्वालिटी प्रिवेल कर सकता है। इनफैक्ट कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार दैट अराउंड 200 साल आपको लग जाएंगे अगर हमें इस जेंडर गैप को जो है ना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में जो प्रोवाइड किए जाते हैं उसको क्लोज करना है ना। जेंडर गैप इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मतलब क्या हुआ, देख सोचिए एक यहां पर लड़का है और दूसरी जो है यहां पर औरत है। ठीक है, तो लड़का को या फिर पुरुष को जो है ना रिस्पेक्टिवली ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में मिलते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स। ठीक है ना, इसके भी अलग बहुत सारे रीजंस है। क्यों, क्योंकि एक तो आप बोल सकते हो दैट गर्ल्स को सेक्सुअली हरास किया जाता है बहुत ज़्यादा, ऐसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ इनफैक्ट आते हैं, है ना। और भी गर्ल्स के सिक्योरिटीज़ के लिए सरकार ने बहुत ही ज़्यादा कम कुछ किया है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे रीजंस दिया जा सकता है जिसके कारण जो है ना ये जेंडर गैप जो है उसको भरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हम जैसे देशों में। ठीक है, साथ ही साथ ये प्रेजेंट करती है न्यू इंडेक्स जो कि इंडिकेट करती है कैसे कैसे प्रीजुडाइसेस और सोशल बिलीव्स जो है ना वो जेंडर इक्वालिटी को रोक रहे हैं। देखो जेंडर इक्वालिटी क्या मतलब पुरुष और महिला एक साथ, है ना। अब देखो क्या होता है, जैसे हम इंडियन सोसाइटी ही ले लो, कितने ज्यादा प्रिजुडाइसेस है हमारे सोसाइटीज में दैट औरतों को काम करने नहीं भेजा जाएगा, है ना। यार औरतें जब उनका पीरियड्स चल रहा है तो वो कुछ कुछ ऐसे काम नहीं कर सकती है। ठीक है, दैट इज दोज थिंग्स आर एब्सोल्युटली मिथ, राइट। तो ये कहीं ना कहीं प्रिजुडाइसेस है, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ये सब बिलीव्स है जिसके कारण जो है वुमेन्स को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है ना। तो ये एक मेजर रीजन हुआ ना भाई। ठीक है, नाउ दूसरा है इट शोज दैट ओनली 14% ऑफ द वुमेन एंड 10% ऑफ द वुमेन वर्ल्ड वाइड अगर देख लीजिएगा ना, सिर्फ यही जो है कोई जेंडर बायस नहीं करता है। मतलब 14% दुनिया में अगर सोचो 100 लोग हैं ना, 100 औरतें हैं, तो 100 औरतें में 14 औरतें का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा दैट नहीं भैया जेंडर इक्वालिटी प्रिवेल करना चाहिए, है ना। और वैसे 10 मेन होते हैं 100 मेन में जो बोलेंगे हाँ जेंडर इक्वालिटी प्रिवेल होना चाहिए, है ना। मतलब समझो ये रेट कितना ज्यादा कम है। अब सोचो ठीक है मेन का तो ठीक है चलता है दैट ये लोग का पैट्रियार्कल माइंडसेट कहीं ना कहीं होता है, चलो ये ऐसा सोच सकते हैं ना। इस चीज को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं फॉर द टाइम बिंग आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं दैट मेन जो है ना उनका पैट्रियार्कल माइंडसेट पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहने के कारण हम 2 मिनट के लिए ये मान लेते हैं दैट चलो भैया मैन ऐसा सोच सकता है। बट देखो यहां पे वुमेन भी तो है ना, अराउंड 86% ऑफ द वुमेन जो है ये कहीं ना कहीं जेंडर बायसेस करती है ना। मतलब दे ऑल्सो सी देयर चाइल्ड एंड डॉटर
इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। समझ रहे बात? मतलब सन अगर हुआ तो भैया उसको अलग फैसिलिटीज दो, डॉटर हुई तो अलग फैसिलिटीज दो। वही ना हो गया प्रिजुडाइज, तो क्या हुआ? यही ना हुआ, है ना? अच्छा, इट ऑल्सो हाईलाइट्स दैट द न्यू फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज विल मैनिफेस्ट इन द फ्यूचर। मतलब आने वाले समय में इस रिपोर्ट के अनुसार यह बोला गया है दैट विभिन्न नए किस्म के इनइक्वालिटीज जो है ना वो प्रिवेल कर सकते हैं। और वो किस लिए करेंगे? ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जो कि हमारे दुनिया में वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट इस हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये किस संस्थान के द्वारा रिलीज किया जाता है, पहले तो ये जान के रख लो। ठीक है, ये निकाला जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया पिछले स्लाइड्स में? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा निकाला गया था? यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, अब अगर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बोलेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, वो था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। ठीक है, बट ये ह्यूमन कैपिटल को मापदंड करता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ठीक है, और इसको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड बैंक जो है ना इसको रिलीज करती है उसके एक रिपोर्ट में, और उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019। तो कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया दैट रिगार्डिंग द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बताइए ये कौन सा संस्थान रिलीज करती है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ रहेगा WEF इसको रिलीज करती है, और दूसरा आपका पॉइंट दिया हुआ रहेगा दैट इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना? तो देखो दोनों ही लेकिन अपने आप में लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ठीक है, देखो वो क्योंकि आपको पता है दैट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो भैया वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, और तब हम ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को कैसे बोल रहे हैं? WEF के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से कहीं ना कहीं कॉमन सेंस लगाकर भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसी टाइप के कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस जो है यूपीएससी भी पूछता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है, और थीम अगेन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ क्या इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना दैट 2018 को जो है ना इसका पहला रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। ठीक है, और देखो क्या होता है ना दैट एक साल में जो है ना, जैसे कोई साल का एंड है, ठीक है, दिसंबर आ गया, तो उस समय जो है अगले साल का रिपोर्ट लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो उसी समय जो है इसका भी ऐसा किया गया था। 2018 को तो ये लॉन्च किया गया था, बट दिस वाज दैट इज द फर्स्ट ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वाज द पार्ट ऑफ विच रिपोर्ट? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2019। अच्छा, अब आ जाता है इसको कैलकुलेशन। भैया इसका कैलकुलेशन क्या पूरा दुनिया में किया जाता है? हर एक यूनाइटेड नेशंस को इंक्लूड किया जाता है इसके कैलकुलेशन में? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 157 कंट्रीज जो है ना यूनाइटेड नेशंस में, उनका मापदंड किया जाता है इन दिस ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसके तहत मेजर क्या किया जाता है भाई? अच्छा, इसके नॉर्मल अगर आप दिमाग लगाओगे ह्यूमन कैपिटल, है ना, इसका मतलब क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे दैट क्या मेजर किया जा सकता है। देखो चलो बता ही देता हूं। इट सीक्स टू मेजर द अमाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल दैट अ चाइल्ड बॉर्न टुडे। मतलब जब दैट इज एक अगर बच्चा अगर अभी जन्म लेता है ना, तो वो जब 18 साल अटेन कर लेगा तो उसका मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड वो कितना प्रोवाइड करवा सकता है। समझ रहे बात? मतलब वो कितना प्रोडक्टिव हो सकता है, हाउ मच ह्यूमन कैपिटल ही विल कंटेन। ठीक है, उसके कितना टेक्नोलॉजिकल दिमाग उसका कितना ज्यादा विकसित हो सकता है, वो चीज जो है हम ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में मेजर करते हैं। नाउ यहां पे ये डायरेक्ट आपका विकिपीडिया से निकाला गया ये स्क्रीनशॉट। ये देखिए इंडिया का रैंक देखिए यहां पर, और कहीं ना कहीं हमारे नेबर्स का रैंकिंग, जैसे बांग्लादेश ले लो, नेपाल ले लो। ठीक है, तो ये सब के रैंकिंग्स जो है हमसे काफी ज्यादा आगे निकले हुए हैं। ठीक है, तो यही आपको जस्ट बताना था। अच्छा, किस किस कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को बेसिकली डिटरमाइन करने के लिए? तो 3 कंपोनेंट्स है। एक है सर्वाइवल, दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड स्कूल, और तीसरा है हेल्थ एनवायरनमेंट। सर्वाइवल को मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट्स। ठीक है, दैट इज जब एक बच्चा 5 साल तक का होता है ना, तो 5 साल के अंडर कितने सारे बच्चे का देहांत होता है, तो उसके आधार पर जो है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट्स को कंसिडर किया जाता है। दूसरा है जो मापदंड है वो है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड स्कूल। इसमें मेजर किया जाता है दैट स्कूलिंग जो एजुकेशन जो मिलता है तो क्वालिटी और क्वांटिटी हिसाब से कैसा है, वो कैसा एजुकेशन बच्चों को बेसिकली मिल रहा है। तीसरा है हेल्थ एनवायरनमेंट, है ना, ये कैसे मेजर किया जाता है? ये मेजर किया जाता है बाय एडल्ट सर्वाइवल रेट्स और द रेट ऑफ स्टंटिंग जो क्या चिल्ड्रन में देखा जाता है अंडर द एज ऑफ 5।
तो ये दो क्राइटेरियाज के आधार पर जो है हेल्थ इन्वायरमेंट वाले इंडेक्स जो है आई मीन हेल्थ इन्वायरमेंट के इंडिकेटर्स में डिफरेंट रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में अगर देखिएगा तो अगेन इसका भी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना 0 to 1 तक ही लाई करता है। इसका अगर रैंक जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया इसका 0.44 है, ये आपने यहीं से देख लिया होगा 0.44 इसका पॉइंट्स मिला हुआ है इंडिया को, ठीक है। और इंडिया का ओवरऑल रैंकिंग जो है 115 पोजीशन है इंडेक्स में। नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो है उनके ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वहीं पर साउथ एशिया एंड सब सहारन रीजन, अफ्रीका का जो रीजन है ना, वहां पर जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिस्पेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा कम है। अब आ जाते हैं एक छोटा सा डिफरेंस दोस्तों, क्योंकि आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगेन क्लियरली ये है दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा निकाला जाता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किस चीज को मतलब उसके क्या क्या क्राइटेरियाज है? हेल्थ, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया है। वहीं पर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूड कर देती है पर कैपिटा इनकम को और इंक्लूड करती क्या है? क्वालिटी एडजस्टमेंट्स इन लर्निंग में, ठीक है। दिस मेक्स एचसीआई फार लेस रिप्रेजेंटेटिव। जी हाँ, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं दैट एचडीआई को अगर एचसीआई से कंपेयर करें, ठीक है, तो एचसीआई क्योंकि एक लार्जर चंक को देखिए इंक्लूड कर रहा है, पर कैपिटा इनकम को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। बट यहां पर जो है ना उतना लार्जर चंक इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इसके हम लोग ये बोल सकते हैं दैट ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है ये रिस्पेक्टिवली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से थोड़ा लेस रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल स्कोर। नाउ ये जो है ना ये भी दोस्तों वर्ल्ड बैंक के रिक्वेस्ट में ही निकाला गया था ह्यूमन कैपिटल स्कोर। और इसको कौन कंडक्ट किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? इसको कंडक्ट किया गया था बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। और इन्होंने जो है अपना रिपोर्ट को लैंसेट जो कि एक मेडिकल जर्नल है उसमें पब्लिश किया है, ठीक है। ये पहला एवर साइंटिफिक स्टडी है जो कि कंट्रीज को रैंक करता है ऑन द लेवल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, किस किस लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल डिफरेंट देशों में एग्जिस्ट करता है। तो उसमें अगेन नॉर्वेगन कंट्रीज में ले लीजिएगा, यहाँ पर फिनलैंड जो है उन्होंने टॉप किया है। और टर्की एज अ कंट्री अगर ले लीजिएगा तो टर्की ने रिस्पेक्टिवली पास्ट अपने रैंकिंग से काफी ज्यादा ड्रामेटिक उन्होंने इंक्रीज अपने प्रेजेंट रैंकिंग में दिखाया है। इंडिया का अगर रैंकिंग देखिए तो 158th रैंकिंग है दुनिया में, है ना। क्यों भैया? क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन और हेल्थ केयर में काफी ज्यादा कम है, ठीक है। बट इंडिया के भीतर भी अगर डिफरेंट स्टेट वाइज अगर ले लोगे ना तो इसमें लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एजुकेशन हेल्थ में काफी ज्यादा खर्चा कर रही है। जैसे आप दिल्ली गवर्नमेंट का ले सकते हो, ठीक है। जीएसडीपी अगर उनका देखोगे एजुकेशन और हेल्थ में उन्होंने बहुत ही ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। वैसे इंडिया का रैंकिंग पहले के टर्म्स में इंडिया ने यहाँ पर इंक्रीज करने की कोशिश की है। एंड इंडिया इज प्लेस्ड बिहाइंड सूडान। सूडान का रैंक कितना है? 157। अब देखिए उससे भी हम लोग पीछे हैं, ठीक है। अच्छा, यूएस इज रैंक 27th। वहीं अगर चाइना का रैंकिंग देखें तो 44th रैंकिंग है। पाकिस्तान भी हमसे कहीं ना कहीं पीछे ही है इस रैंकिंग में भी। कंट्रीज इन साउथ एशियन रीजन्स जो क्या इंडिया से काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है इस स्कोर में, वो है श्रीलंका जिसका रैंक 102 है। नेक्स्ट इज मालदीव्स 116, भूटान 133 और नेपाल 156, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क लगा देना चाहता हूं इसमें। ध्यान से एक एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है, उसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। अच्छा, इसको लॉन्च कब किया गया था? 1979 को। ये मैप करती है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इन 141 इकोनॉमीज, ठीक है। मतलब हर इकोनॉमीज को नहीं करती है यूनाइटेड नेशंस की, सिर्फ 141 इकोनॉमीज को ही ये कॉम्पिटिटिवनेस लैंडस्केप में मैपिंग करती है। और इनका भी मैपिंग जो है ना 103 इंडिकेटर के हिसाब से किया जाता है। मतलब 103 इंडिकेटर रख दिया गया, उसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स में डिफरेंट कंट्रीज का कितना रैंकिंग है और फाइनली सारा रैंकिंग्स को जो है मैनिपुलेट करके कोई फॉर्मूला के बेसिस पे जो है फाइनल रैंक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो 141 कंट्रीज जो इंक्लूड किया जाता है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडेक्स कैलकुलेशन में, ये इंक्लूड करती है वर्ल्ड जीडीपी का 99%,
है ना, मतलब ऑलमोस्ट ये पूरा दुनिया को ही रिप्रेजेंट कर रही है और छोटे मोटे देश जो है उनको यहां पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, 2019 इंडेक्स की अगर बात करें तो वो 4th वर्जन था और निकाला कब गया था, ये नवंबर 2019 को, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो रिपोर्ट आएगा ये नवंबर 2020 को आएगा, ठीक है। तो तब जो है हम लोग अगेन नेक्स्ट साल ये सब पढ़ेंगे, बट अभी का जो है हमारा ये वाला 2019 वाला इंडेक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 4th वर्जन था, तो इसलिए इसको GCI 4.0 कहते हैं, ठीक है। 4.0 या 4.0 जो भी बोलिएगा। अच्छा, GCI जो है ये ट्रैक करती है डेटा एंड रिस्पॉन्स ऑफ 12 फैक्टर्स, जिसको डिवाइड किया गया 4 ब्रॉड कैटेगरीज में। इन 4 ब्रॉड कैटेगरीज अगर देखिएगा तो सबसे पहला कैटेगरी है, ये है इनेबलिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। दैट इज कॉम्पिटिटिवनेस को सरवाइव करने के लिए आप कोई भी देश की सरकार कितना इन्वायरमेंट को इनेबल कर दे रही है, ठीक है। और इसमें भी जैसे इनेबलिंग इन्वायरमेंट के भीतर क्या क्या देखा गया है, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के कारण कितना कितना इजी से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा रहा है, कितने इजी से इंस्टीट्यूशंस का सेटअप किया जा रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस देश में कैसी है, ठीक है, उस देश का एबिलिटी क्या है टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सब सारा फंक्शंस देखा जाता है, ठीक है। दूसरा है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी इज अ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। और इस ह्यूमन कैपिटल के वाला कैटेगरी में जो है हेल्थ और लेवल ऑफ स्किल्स देखा जाता है इकोनॉमी में, ठीक है। तीसरा जो कैटेगराइजेशन है वो है मार्केट में, ठीक है। और इस मार्केट में क्या क्या देखा जाता है, लेबर, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल एंड ओवरऑल मार्केट साइज इसमें काउंट किया जाता है। लास्ट कैटेगराइजेशन जो है ना, ये है इनोवेटिव इकोसिस्टम, जो फर्दर क्या इंक्लूड करती है, बिजनेस डायनेमिज्म एंड इनोवेशन कैपेसिटी, ठीक है। तो ये 4 बेसिकली कैटेगराइजेशन है। नाउ GCI 4.0 का हाइलाइट्स क्या क्या है वो अगर देखिएगा तो सिंगापुर जो है ना दोस्तों, वो वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इकोनॉमी बन गई है साल 2019 की। ध्यान दीजिएगा, सिंगापुर बनी है, ठीक है। सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, सिंगापुर जो है ये साउथ ईस्ट एशियन का कंट्री है, ठीक है। तो सिंगापुर यहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस इकोनॉमी बन गया है और इसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी पछाड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, तीसरा रैंक अटेंड किया गया है बाई हांगकांग, नीदरलैंड 4th रैंक में, स्विट्जरलैंड 5th रैंक में है। चाइना का रैंकिंग अगर देख लीजिएगा तो इसमें 28th रैंक है इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, द प्रेजेंस ऑफ मेनी कॉम्पिटिटिवनेस कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक मेक दिस रीजन द मोस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। मतलब कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया दैट इन दिस इंडेक्स एशिया पैसिफिक रीजन इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव रीजन, तो आप कंफ्यूज कर सकते हो दैट यार एशिया पैसिफिक कैसे होगा, ये तो यूरोपियन कंट्री होगा, है ना, या फिर अटलांटिक कोस्ट के कंट्रीज होंगे, है ना। सो देखो ये रिस्पेक्टिवली रैंकिंग है, दैट इज रैंकिंग, हर देश कैसे अपना रैंकिंग को बढ़ा रही है, ठीक है। तो उसमें जो है ना, ये साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उनका रैंकिंग जो था, जैसे यूएस का रैंकिंग जो था, वो अपना रैंकिंग को थोड़ा मोड़ा मेंटेन की हुई है। पहले 1 रैंकिंग में थी, अभी 2 रैंकिंग में फिसल गई है, ठीक है। पहले शायद स्विट्जरलैंड 4th रैंकिंग में था, अभी 5th रैंकिंग में, मतलब 1-2 रैंक ही पीछे गया है। बट यहां पर जो देखा जा रहा है ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, एशिया पैसिफिक में जितने सारे कंट्रीज है ये बेसिकली, ये लेकिन बहुत ज्यादा आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रैंक में काफी ज्यादा उछाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मतलब एशिया पैसिफिक के बाद जो है इट इज फॉलोड बाय यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिकन रीजन। इंडिया अगर देख लीजिएगा तो इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा फिसल गया है नीचे, है ना। और इंडिया हैज मूव डाउन 10 प्लेसेस टू रैंक 68 among 141 कंट्रीज, क्योंकि among the 141 कंट्रीज ही हम इस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को जो है रैंक करते हैं। इट इज among the worst performing ब्रिक्स नेशन, दैट इज इंडिया जो है ना ब्रिक्स नेशन में ब्राजील के साथ ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब हम और ब्राजील बहुत ही ज्यादा वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, इन द ओवरऑल रैंकिंग अगर देख लीजिएगा तो इंडिया कुछ इंडिया इज फॉलोड बाय सम ऑफ इट्स नेबर्स, जैसे श्रीलंका ले लो, बांग्लादेश ले लो, नेपाल और पाकिस्तान जो है इनका रैंकिंग दिया हुआ है। अगेन ये रैंकिंग हमें उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फैक्टर्स बिहाइंड इंडियाज परफॉर्मेंस, अब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो क्या इंडिया के इस डिसमल परफॉर्मेंस के पीछे जिम्मेदार है, वो है ड्रॉप इन इंडियाज पोजीशन। क्यों भैया, क्योंकि डिफरेंट अदर कंट्रीज जो है ना वो इस इंडेक्स में काफी ज्यादा अपने आप को इंप्रूव कर रही है, ठीक है। एक तो ये रीजन हुआ। दूसरा है इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस स्कोर जो है ना वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा स्मॉल है,
2019 में इंडिया का ओवरऑल स्कोर था 61.4 एंड इट मियरली फेल मियरली बाय 0.7 व्हेन कंपेयर टू 2018 स्कोर, मतलब पास्ट स्कोर से अगेन इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है आपके लिए, बट हाँ पॉजिटिव्स कुछ कुछ इससे इंडिया के लिए एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हैं, दैट इंडिया का रैंक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है इन टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि डिफरेंट इंडिकेटर्स के आधार पर देखा जाता है ना, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और मार्केट साइज भी एक इंडिकेटर है, ठीक है। और इस सेक्टर में लेकिन हमारा रैंक रिस्पेक्टिवली इंप्रूव हुआ है, ठीक है। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सेक्टर में हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, 15th रैंक है दुनिया भर में हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, जो कि अगेन इट इज़ अ गुड साइन, ठीक है। अच्छा, शेयर होल्डर गवर्नेंस के सेक्टर में भी हमने काफी अच्छा काम किया और दुनिया भर में हमारा रैंक इस सेक्टर में सेकंड है। इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज अगर देख लीजिएगा तो भैया बहुत बड़ा मार्केट साइज है, दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट आबादी है और थर्ड लार्जेस्ट मार्केट साइज जो है ना दुनिया में वो है इंडिया, ठीक है, जो कि आने वाले समय में एक सबसे बड़ा मार्केट साइज बनने वाला है। इंडिया हैज ऑल्सो परफॉर्म वेल इन इनोवेटिव सेक्टर, जी हाँ, इनोवेशन सेक्टर में भी हमने अच्छे काम करने की कोशिश की है। In this, it is well ahead the most emerging economies and on par with many advanced economies. बहुत सारे emerging economies से हम आगे भाग रहे हैं और बहुत सारे एडवांस्ड इकोनॉमी के कैटेगराइजेशन में हमारा इकोनॉमी को रखा गया है, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। बट कुछ कुछ शॉर्टकमिंग भी है, जैसे हमारे देश में जो ICT दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्शन रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। और जैसे हेल्थ कंडीशंस भी काफ़ी ज़्यादा कम है, क्यों भैया, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर जो है उतना ज़्यादा हमारे देश में इंप्रूव नहीं है, लो हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि अभी भी प्रिवेल कर रही है, ऑफ कोर्स विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट। इंडिया का अगर रैंक देखिएगा तो 109 है आउट ऑफ 141 कंट्री इन द हेल्थ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। एंड इट वॉज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट आउटसाइड द अफ्रीका, मतलब अफ्रीका के बाहर अगर देख लीजिएगा तो यूजुअली देखा जाता है ना दैट अफ्रीका के कंट्रीज जो है इन रैंक्स में बहुत ज्यादा पीछे है, ठीक है। बट अफ्रीका के बाहर अगर देख लीजिएगा तो इंडिया भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ सेक्टर्स है जिस जैसे हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसमें काफी ज्यादा हम पीछे हैं। इंडिया का प्रोडक्ट मार्केट एफिशिएंसी जो है दैट हैज बीन अंडरमाइंड बाय द लैक ऑफ ट्रेड ओपननेस। देखिए हमारे देश में क्योंकि ट्रेड ओपननेस ज्यादा नहीं है, इसीलिए जो है ना मार्केट एफिशिएंसी जो है इंडिया ने दूसरे देश के कंपैरेटिवली अटेन ठीक से नहीं कर पाया है। इनफैक्ट हमारा जो लेबर मार्केट है ना उसको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे लैक ऑफ वर्कर्स राइट प्रोटेक्शन, इनसफिशिएंसी डेवलप्ड एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज और क्रिटिकली लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। और ये तो मेजर एक फैक्टर है जो क्या इनफैक्ट बहुत सारे मल्टीनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी सतर्क किया गया है दैट भैया वुमेन पार्टिसिपेशन को कैसे ना कैसे बढ़ाओ, ठीक है। वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो आने वाले समय में जो है डिफरेंट इंडिकेटर्स जो है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूव मिल सकता है, ठीक है। वो डिफरेंट सेक्टर में, वो इनोवेशन सेक्टर में ले लो, ट्रेड ओपननेस सेक्टर में ले लो, ठीक है, वर्कर्स राइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक सेक्टर में ही जो है आगे बढ़ सकता है। With the ratio of female worker to male worker being 0.26, that is अगर सोचिए 1000 वर्कर्स है ना, उसमें सिर्फ 26 महिलाएं काम कर रही है ना। और ये सब जो डेटा है ना दोस्तों, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, अनऑर्गेनाइज का तो बात ही छोड़ो, जो होगा तब तो इंडिया बहुत ज्यादा पीछे है। इंडिया इज ऑल्सो रैंक्ड लो एट 118 रैंक इन टर्म्स ऑफ मेरिटोक्रेसी एंड इंसेंटिवाइजेशन, ठीक है, एंड 107 इन प्लेस ऑफ स्किल्स। तो ये सब सेक्टर में भी काफी ज्यादा पीछे है। अब जो आपको दोस्तों मैंने दिया है, कुछ कुछ एमसीक्यूज दिया है, मैं चाहता हूं इन एमसीक्यूज को आप आराम से सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में लिखो दैट आपका आंसर क्या है। पहला एमसीक्यू यहां पर है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है ना, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, सॉरी, ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है उसके बारे में कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं दैट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन 1979 और दूसरा है इट रैंक्स ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। पहला है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, 1 and 2, नन ऑफ द अबव, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है ये है रिगार्डिंग द ह्यूमन कैपिटल स्कोर। आपको आगे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये जो स्टडी है ना ह्यूमन कैपिटल स्कोर का, ये कंडक्ट किया जाता है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। और दूसरा जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो है साउथ सुडान हैज टॉप द स्कोर इन ह्यूमन कैपिटल, राइट। सो अगेन 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, 1 and 2,
none of the above. ठीक है, so these are the two questions which you have to answer in the comment section below, right? So we'll wait for your answer in Team OnlyIS and we'll surely let you know the things, right? So this was all about the discussion that we had for this class. मिलते हैं next class में. Bye bye, take care and thank you for listening to the whole video guys. Thank you very much.